कभी बेलगाम तो कभी जुबानी संग्राम, विरोधी है बदनाम या खुद है नाकाम। देखिए रात 7:57 पर जनादेश 2012। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से। जी हां, ब्रेक में जाने से पहले तमाम जो चीजें हैं राष्ट्रीय स्तर पर या फिर यहां पर स्थानीय स्तर पर कौन कौन से मुद्दे हैं, P7 ने और सी वोटर के द्वारा जो सर्वे उत्तराखंड में करवाया गया है उसमें कुछ चीजें सामने आई हैं। बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार, विकास या फिर डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ अन्य मुद्दे हैं, उस पर लोगों की क्या राय रही है ये हम आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए। बेरोजगारी एक बड़ा कंसर्न रहा है। जितने भी उत्तराखंड के लोगों से हमने ये जानने की कोशिश की है, 37% लोग मानते हैं कि बेरोजगारी यहां पर एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं है। पलायन यहां से उसके जरिए होता है, क्योंकि ऊपरी इलाकों से लोग या तो तराई के क्षेत्र में या फिर बाकी शहरों में जाते हैं। ये एक बड़ा कंसर्न है। उसके साथ ही अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो 31% लोग मानते हैं, विकास 9% लोग मानते हैं, और अन्य जो बाकी मुद्दे हैं उनको मिला के 23% लोग इस बात को मानते हैं। बड़ी बात जी, क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपको लगता है कि भ्रष्टाचार का ही होगा या फिर कुछ और मुद्दे भी आपको लगता है बीजेपी के? बिल्कुल, उत्तराखंड के चुनाव में वर्तमान में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा होगा। और जिस तरह से कल अन्ना जी की टीम ने देहरादून से घोषणा करी है कि पूरी अन्ना की टीम उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगाने के लिए यहां पर आ रही है, और उससे निश्चित रूप से अन्ना जी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री माननीय भुवन चंद्र खंडूरी जी के तारीफ में कसीदे के पुल पड़े और उनसे दिल्ली में उनसे मुलाकात करी है, इससे निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और इसका हमें पूर्ण रूप से होगा, और उत्तराखंड में हम 3/4 बहुमत से सरकार की वापसी करेंगे। भट्ट साहब, कितनी 3/4 बहुमत? मैं तो बिल्कुल स्पष्ट मेरा ये मानना है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब जैसे आपने अभी कहा कि वो अन्ना की वैतरणी से पार करने की सोच रहे हैं, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा, हम लोग नैनीताल में बैठे हुए हैं, इससे 5 साल जो पहले कार्यकाल रहा है इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के विधायक का रहा है। आप शहर में किसी से पूछ लीजिए क्या काम किया उन्होंने, आप किसी से पूछ लीजिए क्या काम क्या किया उन्होंने, वो सामने आ जाएगा। सुनिए, ये लोग आप पूछे मतलब कि क्या अन्ना फैक्टर यहां पर लोग मानते हैं कि बीजेपी को फायदा होगा, या फिर जो बाकी काम इससे पहले के विधायक ने किए हैं उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल अनुराग, बात करते हैं हम कि आप बताएं कि अन्ना ने जो आंदोलन खड़ा किया था और कहा था स्वच्छ ईमानदार छवि का उम्मीदवार होना चाहिए, करप्शन को लेकर सरकार पे, कांग्रेस पे हमला किया था, उस फैक्टर को कुछ असर है आपके यहाँ? उस फैक्टर का असर तो होना चाहिए। करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए, लेकिन यहाँ पर बात यह आती है कि किसको कहेंगे बीजेपी के लिए कैंपेन करेंगे, वो जिनका खुद के पिछले मुख्यमंत्री को इसलिए हटाया कि क्योंकि वो भ्रष्ट थे। तो किस रूप में, उनका संदेश किस रूप में आप लेते हैं? क्या स्वच्छ छवि के ईमानदार उम्मीदवार को चुनने में आप संदेश उसको ले रहे हैं, या किसी दल को के विरोध में? नहीं, वो तो कहेंगे कि जो स्वच्छ छवि का कैंडिडेट है उसको आप चुनिए। बिल्कुल, ये संदेश आ रहा है कि जो स्वच्छ छवि होनी चाहिए उम्मीदवार की, वो लेकर के है। और लोगों से जानते हैं हम कि अन्ना के मुहिम का कोई असर आप देखती हैं नैनीताल में या उसके आसपास में? अन्ना जी के उसका तो बहुत असर पड़ा हुआ है, महिलाओं में भी बहुत असर पड़ा हुआ है। अन्ना जैसे हमको लगता है कि हमारे दूसरे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आए हैं। एक हमारे खंडूरी जी, भुवन जी खंडूरी जी, उनका दूसरा रूप हमें अन्ना जी के उसमें दिखता है। ये रूप दिखता है कि शायद ये बीजेपी की कार्यकर्ता भी है, और ये है संदेश, लेकिन कहूं पे संदेश मिल रहा है कि अन्ना का असर है, बिल्कुल परोक्ष रूप से असर है। राजीव जी, एक चीज आपसे भी कि अन्ना का फैक्टर का जितना है उसको बीजेपी को फायदा मिलेगा, ऊपर से खंडूरी जी की जो इमेज है उसका, साथ ही चूंकि सारे प्रत्याशी इस बार नए हैं, एक तरह से किसको लेकर जनता ज्यादा आकर्षित हो सकती है? मतलब उनकी अपनी छवि भी इंपॉर्टेंट है या फिर राष्ट्रीय पार्टी को लेकर चुनेगी? देखिए, ये बात तो बहुत ईमानदारी से कहनी चाहिए, क्योंकि हालांकि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूं, और जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों को उत्तराखंड का उतना ही बड़ा विरोधी मानता हूं। इन्होंने उत्तराखंड के मुद्दों को जानबूझ के हाशिए में धकेला है। लेकिन जो वो मुद्दे क्या हो सकते हैं? नहीं, जो लग रहा था चुनाव से पहले ये लग रहा था कि भाजपा का बिल्कुल सफाया इस बार हो जाना है और कांग्रेस को काफी कंफर्टेबल मार्जिन से मेजोरिटी से आ जाना है सत्ता में। लेकिन जो सही वक्त पर भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बदला, मुझे लगता है कि भाजपा काफी तेजी से उसने अपना ग्राउंड गेन किया है और अब टक्कर कांटे की। ये मेरा आकलन इस वक्त का है। मुद्दे उत्तराखंड के बहुत हैं,
मुद्दे उत्तराखंड के, जैसे अभी आप खुद बेरोजगारी का कह रहे थे, आप पलायन का कह रहे थे, हमारी जो विकास का पूरा जल विद्युत परियोजनाओं को लोग लेकर कितने त्रस्त हैं, खेती किस तरह से चौपट हो गई है, उद्योग नहीं स्थापित हो पा रहे हैं, ये तमाम समस्याएं तो हैं ही अपनी जगह। तो अश्विनी, एक चीज इंपॉर्टेंट और भी है कि उत्तराखंड की स्थापना जो परिकल्पना थी या फिर जो लोगों ने बलिदान दिया, एक तरह से संघर्ष किया, वो लोग कहीं ना कहीं हाशिए पर हैं। अब मुख्य बात वही होती है, कांग्रेस, बीजेपी या फिर कुछ तराई के इलाकों में बीएसपी। क्या ये लोग यहां पर ये सोचते हैं कि एक विकल्प के तौर पर कोई और पार्टी उभर कर नहीं आ पाई, जिसके चलते आपका आखिरकार इनके पास ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल बात करते हैं अनुराग, ये बड़ा एक सवाल है, यहां के लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से दोनों दलों से एक निराशा हुई है पिछले 10 सालों में, जो उत्तराखंड को लेकर के एक जो उम्मीदें थी कि ये जो एक टूरिज्म हब बनेगा और एनर्जी हब बनेगा, एजुकेशन हब बनेगा, वो सपने पूरे नहीं हुए हैं। विकल्प के रूप में आपको किसी पार्टी को देख पाए हैं जो आपके साकार कर सके? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। विकास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के उसमें बहुत विकास हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। पर्यटन में भी हर जगह विकास हुआ है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे। जी हाँ, यहां पर एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर आया कि एक विकल्प के तौर पर कोई दूसरी कांग्रेस और बीजेपी के एक विकल्प के तौर पर पार्टी नहीं उभरी है। जिन लोगों ने जो पार्टी थी उत्तराखंड क्रांति दल या फिर बाकी जो लोग थे इन्होंने संघर्ष किया था उत्तराखंड की स्थापना के लिए, वो अब कहीं हाशिए पर हैं एक विकल्प के तौर पर। क्या अश्विनी ये लोग मानते हैं कि एक विकल्प के तौर पर तीसरी पार्टी नहीं है? बीएसपी कुछ कोशिश करती दिखती है, या लेकिन एक मजबूत विकल्प नहीं है? देखिए, बात करते हैं उनसे कि उत्तराखंड का सपना कितना पूरा हुआ है? सपना पूरा लगभग अधूरा है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने एक सुशासन के लिए छोटी इकाई के तौर पर उत्तराखंड का मांग की थी, और जो पूरा हुई जनता की लड़ाई के द्वारा। लेकिन यहाँ लंबे समय से कांग्रेस सत्तासीन रही। लेकिन विकल्प कोई देख रहा है? अगर पूरा नहीं हुआ विकल्प मात्र 2 चुनाव में, पिछले चुनाव में साबित हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर अपने आप तीसरे विकल्प पर बहुजन समाज पार्टी आ रही है। और लोगों से बात करेंगे हम, यहाँ बात करेंगे हम। क्या तीसरे विकल्प के रूप में आप किसी को देखते हैं? तीसरे विकल्प के रूप में आप किसी को देखते हैं? तीसरे विकल्प के रूप में तो वैसे अभी तक तो यहाँ पर कोई पार्टी आई नहीं, लेकिन वैसे बहुजन समाज पार्टी वैसे तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ पर उभर के आ रही है। हाँ, क्योंकि यूकेडी यहाँ पर वैसे तीसरा विकल्प था, लेकिन इस समय उसमें 2 फाड़ हो चुके हैं। 2 फाड़ हो चुके हैं। और लोगों से बात करते हैं हम कि तीसरे विकल्प के रूप में किसी को देख रहे हैं? वैसे तो दोनों ही विकल्प तो खत्म हो चुके हैं। तीसरा विकल्प जो है, जो भी अगर आएगा, अगर उभर के आता है कुछ काम करने की अगर नियत लेकर के आएगा, तो हम उसका स्वागत करेंगे। पूरे नैनीताल की जनता उनका स्वागत करेगी कि तीसरा विकल्प कोई भी आए, हमारे जनता की सबकी सेवा करे और जनता के साथ में रहे, जनता की भावनाओं के। बिल्कुल अनुराग, जनता की सेवा करे, इस रूप में उस तीसरे विकल्प को स्वीकार करेंगे ये लोग, ये इनका कहना है। अनुराग। संजू जी, एक चीज आपको लगता है कि तीसरा विकल्प बन सकता है उत्तराखंड में बीएसपी? निश्चित तौर पर, क्योंकि हम उत्तराखंड में 2002 और उसके बाद 7 लगातार बसपा का ग्राफ बढ़ा है। पहले 6 सीटें थी, फिर 8 है। और इस बात जिसे हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि बगैर बसपा की किसी सरकार नहीं बनेगी, तो लोग मन बना चुके हैं, इन दोनों पार्टियों से तरस आ चुके हैं। क्योंकि मैं भी खुद उत्तराखंड पर आपका जो मेन बेस है वो तराई के क्षेत्र में, या फिर उधर हरिद्वार है, या उधर ज्यादा है? ऊपरी इलाकों में नहीं है उतना। लेकिन पहाड़ के लोगों का भी इस बार मन बन चुका है, क्योंकि जो उम्मीदें उत्तराखंड को लेकर थी उसमें ये दोनों पार्टियां फेलियर रही हैं जी। तो अब लोगों को लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास मायावती ने दिया है, तो लोगों को लगता है कि यहाँ भी अगर इस तरीके का शासन आए तो विकास यहाँ पर हो सकता है। मुनि जी हमारे साथ हैं। आपने सुना सभी लोगों को जो कह रहे हैं, यहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या हैं और क्या वो कहीं पूरी हुई हैं पिछले कुछ सालों में, जबकि तमाम लोग चुने गए, विधायक चुने गए यहाँ से? बहुत कम पूरी हुई हैं। यहाँ की मेन समस्या रोजगार की है, जो पलायन नहीं रुक रहा है। स्थानीय समस्या, यहाँ पर ये टूरिस्ट नगरी है, अस्पताल की भी यहाँ पर समस्या है। हमारे सपनों का जो उत्तराखंड था वो उत्तराखंड नहीं बना। उत्तराखंड की सारी जल, जमीन, जंगल पर बाहर इनका अधिकार हो गया है। जी। मंत्री जो भी आते हैं सब भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार हटाओ कहते हैं, मैं तो कहती हूँ भ्रष्टाचार हट ही नहीं सकता। हर इंसान इस तरह से भ्रष्ट है तो कैसे भ्रष्टाचार हट सकता है? एक छोटी सी चीज को ले लो, एक बीडीसी मेंबर को ले लो, या ग्राम प्रधान को ले लो, या नगर पालिका के मेंबर को ले लो, या मंत्री को ले लो। हर इंसान इस तरह भ्रष्ट है तो भ्रष्टाचार कैसे हटेगा? कोई भी विधायक या मंत्री, एमपी, एमएलए जो भी बनते हैं, हम चाहते हैं कि साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति आए। क्या ये एक मुद्दा होगा? ऐसा ईमानदार व्यक्ति की छवि वाला व्यक्ति को चुनना लोग चाहेंगे?
बिल्कुल लोग यही चाह रहे हैं। इस समय लोग पार्टी कुछ नहीं देख रहे हैं, एक साफ सुथरी छवि वाला जो व्यक्ति है, सब चाह रहे हैं कि उसी को बिल्कुल आगे। अश्विनी, ये इंपॉर्टेंट है, क्या पार्टी को लोग चुनेंगे या फिर व्यक्ति की अपनी इमेज, मतलब जो भी प्रत्याशी है उसकी अपनी इमेज भी काउंट करती है, क्या लोग मानते हैं? बात करते हैं हम। आप बताएं कि क्या जो है इस बार किसी दल को देखकर, उसके कामकाज को देखकर, उसके वादे को देखकर कि चुना जाएगा? नैनीताल में क्या मूड है, या उस उम्मीदवार की छवि को देखकर कि वो साफ सुथरा छवि हो, वो काम करेगा आपका? देखिए, इस समय नैनीताल में जो है समस्याओं का तो बहुत बड़ा अंबार है। पिछली सरकार ने कुछ किया नहीं है, कहीं से कहीं तक मेन समस्या देखिए अस्पताल, शिक्षा और स्वास्थ्य, और दोनों बेहाल हो गए हैं। और इस समय अब जनता जो है वो सिर्फ स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को देख रही है कि ताकि वो आए और कुछ हमारा जो है यहाँ पे विकास करे, कुछ करे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि खंडूरी जी आ गए हैं, लेकिन मैं एक सवाल इनसे पूछता हूँ, खंडूरी जी बहुत ईमानदार आदमी हैं, हम भी मानते हैं। अगर खंडूरी जी ईमानदार थे तो उनको पहले हटाया क्यों गया था? बिल्कुल हटाया क्यों गया था, ये सवाल, ये तमाम जहां हम जा रहे हैं यही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर खंडूरी ईमानदार थे तो उन्हें हटाया क्यों गया? अनुराग। बिल्कुल जी हाँ, ये एक सवाल है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि दोनों पार्टियां इस बात को लेकर भी परेशान हैं कि जो जिनका टिकट कटा है, जो बागी हैं, जो असंतुष्ट हैं, वो वोट काटेंगे। जी हाँ, ये बड़ा दोनों पार्टियों की बड़ी समस्या है, इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।